So hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. And the first question it was critically discuss the Mendelian principles in man. जो मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं वो इंसान में कितने एप्लीकेबल हैं उस चीज़ को आपने क्रिटिकली डिस्कस करना था। ठीक है, यानी कि आपने यस वाला साइड भी दिखाना था, अफर्मेटिव साइड भी दिखाना था, और जो आपके पास इसका दूसरा साइड है, ठीक है, जो नेगेटिव साइड है, जो कि इसके एक्सेप्शंस हैं या फिर नेगेटिव साइड्स हैं, उनको भी दिखाना था, उसको भी दिखाना। जो क्वेश्चन है इट इज़ ऑन दी मेंडलियन प्रिंसिपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट दी मेंडलियन प्रिंसिपल्स। मेंडल के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से उनके सिद्धांत हैं। हालांकि मेंडल ने कोई सिद्धांत बनाने के लिए पीस का क्रॉस नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने मेंडल ने कुछ हाइपोथेसिस बनाए थे। हाइपोथेसिस का मतलब कि उन्होंने कुछ धारणाएं बनाई थी कि ऐसे होता होगा। उन धारणाओं को सब्सटेंशिएट करने के लिए उन्होंने पीस में क्रॉसिंग की, ठीक है। मेंडल का कोई भी प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन को सब्जेक्ट मान के नहीं बना था, ठीक है। वो पीस के ऊपर था, वो प्लांट्स के ऊपर था, क्योंकि पीस के ऊपर आपके पास डिस्क्रीट जो ट्रेड्स हैं वो पाए जा सकते हैं, ठीक है। पी कैन बी रिंकल्ड, पी कैन बी राउंड, ठीक है। ये चीज़ें आपको पी में दिखाई दे सकती हैं। बट इंसान का अगर आप ट्रेट माने, ज़्यादातर ट्रेट्स कैसे होते हैं, टॉल, अगर आप लेंथ का, टॉलनेस का अगर आप ट्रेट मान ले तो ये लंबा है। अगर मैं लंबा हूं तो सामने वाला भी तो लंबा हो सकता है, लेकिन जो हमारी हाइट है उसमें वेरिएशन भी हो सकता है। सो जो इंसान में जो ट्रेट्स होते हैं वो कंटिन्यूटी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रंग, अगर किसी का काला रंग है, किसी का थोड़ा सा गोरा होके भी काले रंग की कैटेगरी में आ सकता है। तो जो इंसान के ट्रेट्स हैं उनको इस डिसकंटिन्यूटी में बांटना इजी नहीं होता है, ठीक है। और इंसान में इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली किए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंसान में। और उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे दिखाना है कि जो मेंडल के पी के प्रिंसिपल्स हैं, जो उन्होंने प्लांट्स के ऊपर हाइपोथाइज किए थे, प्लांट्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की थी, वो इंसान में कितना एप्लीकेबल है। आपके सिलेबस में दो तरह की जेनेटिक्स हैं, दो तरह की जेनेटिक्स के बारे में लिखा गया है। वन इज दी मेंडलियन जेनेटिक्स। मेंडलियन जेनेटिक्स इट जनरली डील्स विद द इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल के साथ डील करती है, वो आप इंडिविजुअल की इनहेरिटेबिलिटी देखते हो, ठीक है। इन द केस ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स के केस में आप पूरी पॉपुलेशन की इनहेरिटेबिलिटी देखते हो। इन द मेंडलियन जेनेटिक्स वेयर योर प्राइमरी यूनिट, your unit of understanding is an individual. In the population genetics, your unit of understanding it is the whole Mendelian population. ठीक है, मेंडलियन पॉपुलेशन क्या होती है, किस तरह से बिहेव करती है, ये हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही करेंगे। सो मेंडलियन प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। यू हैव लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि आपके पास जो गेमीट्स हैं वो दे आर सेग्रीगेटेड, देन आपके पास जो डेप्लॉयड जाइगोट है वो बनता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो आपके पास यूनिट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देन यूनिट्स का मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, यूनिट्स, फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें मेंडल ने दी थी। जीन, क्रोमोसोम, ये तो बहुत बाद में आया है। देन प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, दैट देर आर द on an allele there are two factors, one is dominant, one is recessive. Then the law of unit character, that for a character you have two factors, in a unit or in an allele you have two factors, दो factors होते हैं आपके पास, that express into one character.
one is dominant, one is recessive, or it can be both recessive or it can be both dominant. If you have the recessive character and a dominant character, the characteristics of the dominant character it will be there, उनको स्पेस मिलेगा. ठीक है. ओके. देन सो कैन इट बी एप्लीकेबल इन द मैन. मैन में ये एप्लीकेबल हो सकता है. यस, इट कैन बी एप्लीकेबल इन द मैन. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास, लेट्स से टेक द केस ऑफ द टेस्टर्स एंड द नॉन टेस्टर्स. देयर इज अ केमिकल कॉल्ड पीटीसी. ठीक है. तो उस केमिकल को जो टेस्ट कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? दे आर द टेस्टर्स. जो उनको टेस्ट नहीं कर सकते, दे आर नोन एज द नॉन टेस्टर्स. देन यू हैव रोलर्स एंड द नॉन रोलर्स. जो अपनी टंग को लॉन्गिट्यूडनली रोल कर सकते हैं, दे आर नोन एज द रोलर्स. जो अपनी टंग को लॉन्गिट्यूडनली रोल नहीं कर सकते, दे आर नोन एज द नॉन रोलर्स. ठीक है. द टेस्टर्स एंड द रोलर्स, दे आर द डोमिनेंट करेक्टर्स. ये जो दोनों होते हैं ये डोमिनेंट करेक्टर्स होते हैं. जो नॉन टेस्टर्स और नॉन रोलर्स होते हैं ये आपके पास जो होते हैं वो रिसेसिव करेक्टर्स होते हैं. अगर आप इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस करो तो आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स आते हैं जो कि पी के डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल को दिखाई दिए थे. ओके. सो आपके पास जो रेशो आती है वो आपके पास आती है 9:3:3:1, where 9 it represents the tasters and the rulers. It means कि जो दोनों traits हैं they both are dominant. ठीक है. फिर उसके बाद tasters and non rulers, one is dominant, one is recessive. इन दोनों केसेस में आपके पास जो रेशो आती है वो आती है 3:3 की. ठीक है. मतलब दोनों इक्वल दिखाई देते हैं, लेकिन 1/3 होते हैं डोमिनेंट से. दिस इज द रेशियो ऑफ द फिनोटाइप. ठीक है. जीनोटाइप देख के हमें नहीं पता चल सकता कि जीनोटाइप अंदर क्या चल रहा है. आपको तो वही पता चलेगा ना जो आप देख रहे हो, जो आप फिजिकली देख रहे हो. देन यू हैव द रिसेसिव ट्रेट्स. द रिसेसिव ट्रेट्स दे आर लेस. ठीक है. दे आर लीस्ट. सो वही चीज़ें जो आपके पास मेंडल ने स्टडी की होती हैं, मेंडल के जो लॉज होते हैं या फिर मेंडल के जो रिजल्ट्स होते हैं, वही आपको ह्यूमंस में टेस्टर्स एंड रोलर्स में जो आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हो उसमें दिखाई देते हैं. सो दे आर समवट एप्लीकेबल. बट नाउ देयर आर मैनी एक्सेप्शंस. बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसके. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन इट इज एपिस्टेसिस. पहला जो एक्सेप्शन आता है वो आपके पास एपिस्टेसिस का एक्सेप्शन आता है. सो व्हाट इज एपिस्टेसिस? द एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन और अ पेयर ऑफ जीन. जब वो पेयर या फिर एक जीन किसी और जीन का एक्सप्रेशन मास्क कर देती है या फिर मॉडिफाई कर देती है, उसको आप एपिस्टेसिस कहते हो. इस चीज को समझिए. मान लीजिए कि आपके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब एक जैसे क्रोमोसोम्स. ठीक है. एक जैसे क्रोमोसोम का मतलब एक करैक्टर के जो जीन्स हैं वो लोकस के ऊपर प्रेजेंट होंगे. मान लीजिए आपके पास ये ए जीन है, इसी करैक्टर का, मान लीजिए इस ए जीन ने आपकी आंखों को डेवलप करना है, तो आंखों को डेवलप करने वाला जीन ही इसके कोरस्पॉन्डिंग लोकस में होगा. ठीक है. इट कैन बी रिसेसिव और डोमिनेंट, ये इसकी मर्जी है, ये रिसेसिव रखे या डोमिनेंट रखे, लेकिन ये जो जीन है, ये जो लोकस के ऊपर है, ये आंखों को डेवलप करने वाला ही होगा. ओके. मान लीजिए ए है तो यहाँ पे भी
लेट से सपोज कीजिए कि ए है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, सी डी ई एफ जी, ये सारे जीन्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, एफ बैठा है, एंड देन यू हैव द जी। इफ जो ये वाले जीन्स हैं इनकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि ये जो डी जीन है इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आप कहते हो एपिस्टेसिस। नाउ जी जीन का जो काम है वो अपना काम है, ठीक है। लॉ जो आपके पास यूनिट करेक्टर वाला लॉ है वो यही कहता है कि आपके पास एक करेक्टर को बनाने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जो एक फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर को प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द जीन ऑफ बाल्डनेस। मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे जी वाला जो जीन है इट रिप्रेजेंट्स द जीन ऑफ बाल्डनेस, गंजेपन का जीन है ये, ठीक है। और आपके पास डी सेक्शन के ऊपर जो आपका डी स्थान है वहां पे आपके पास बैठा हुआ है जीन ऑफ ब्लॉन्ड हेयर, ठीक है। सी के ऊपर आपके पास बैठा हुआ है जीन ऑफ रेड हेयर। लेकिन जीन ऑफ बाल्डनेस जो गंजेपन का जीन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपके जो बाल है वो सारे के सारे उड़ा देता है या फिर कम से कम स्पार्स कर देता है, कम कर देता है बालों को, ठीक है। तो जो आपका एक्सप्रेशन है सी जीन का या फिर डी जीन का वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि अगर आपके पास बाल ही नहीं बचेंगे तो बालों का रंग कैसा, ठीक है। तो चाहे आपके पास ब्लॉन्ड हेयर क्यों ना हो, चाहे आपके पास रेड हेयर का जीन क्यों ना हो, अगर आपके पास बाल्डनेस वाला जीन आ जाता है, गंजेपन का जीन आ जाता है, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू ईदर मॉडिफाई द एक्सप्रेशन और जस्ट मास्क, साइलेंस द एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज द एपिस्टेसिस। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक एक्सेप्शन बन गया, ठीक है। देन यू हैव द सेक्स लिंक्ड जीन्स। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। लेट्स से फादर इज द कलर ब्लाइंड, ठीक है। जो मदर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग होती है। नाउ इन दिस क्रॉसिंग जो आपके पास बेटा पैदा होगा, जो आपके पास सन्स पैदा होंगे, उसमें से कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा। लेकिन जो सारी की सारी डॉटर्स पैदा होंगी उनके पास 100% चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं दैट दे विल बी कैरियर, ठीक है। वो कैरियर्स होंगी कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स के, बट एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ओके, बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। ओके, प्रॉपरली ये जो कलर ब्लाइंड कैरियर्स हैं ये एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगी, लेकिन ये कैरियर जरूर होंगी। तो जो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास मेंडल को दिखाई नहीं देते, सो इट बिकम्स एन एक्सेप्शन। देन यू हैव द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, अगेन बाल्डनेस। लेट्स से जो आपके पास बाल्डनेस के दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, आपके पास दोनों डोमिनेंट जीन्स हैं आपके पास, तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो आपको कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, यू विल बी बाल्ड, गंजापन आएगा दोनों में। लेट्स से एक आपके पास डोमिनेंट आ जाता है, दूसरा आपके पास रिसेसिव आ जाता है, तो अगर आप मेल हो यू विल बी बाल्ड, अगर आप फीमेल हो देन देयर विल बी नो बाल्डनेस, ठीक है। जो हेयर्स होंगे, जो आपके पास बाल होंगे वो हल्के फुल्के स्पार्स ज़रूर होंगे, ठीक है, वो इतनी जो थिकनेस है बालों की वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस में अगर आपके पास रिसेसिव जीन भी है तो भी वो हल्का फुल्का करेक्टर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाता है
कलर ब्लाइंडनेस का जीन आता नहीं है, ये जीन में गड़बड़ी होती है, ठीक है। यू हैव एरर इन सम जीन्स, ठीक है, कुछ जीनोमिक एरर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं, बाल्डनेस भी इसी वजह से आती है। ओके, तो लेट्स से ये जो एरर है ये आपके पास आ गया है, तो ये एरर अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस तो करेगा ही, ठीक है। हल्की फुल्की जो कलर को डिस्टिंग्विश करने की जो फीमेल्स में इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है, इन लोगों में, इन डॉटर्स में वो एबिलिटी नहीं दिखाई देगी, बट एबिलिटी होगी। ओके, फीमेल्स के पास ज़्यादातर जो मेल्स के मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा एबिलिटी होती है कलर्स को डिस्टिंग्विश करने की, ठीक है, वो इनमें ज़्यादातर दिखाई नहीं देती है। देन यू हैव, अगर दोनों स्मॉल बीज हैं, देन बोथ विल बी नॉन बॉल्ड, ठीक है। देन यू हैव द क्वांटिटेटिव और द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है इट इज़ एन इंटरप्ले बिटवीन द जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल यू हैव द जीन ऑफ टॉलनेस, आपके पास जो कि डोमिनेंट जीन होती है टॉलनेस की वो है, ठीक है, दोनों टीज हैं आपके पास, बट यू आर नॉट गेटिंग एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, आपको जो प्रॉपरली न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रॉपर जो फिनोटाइप है वो नहीं आ पाएगा। ओके, सिमिलरली द केस ऑफ कलर, melanin, it is highly dependent on the environment. Let's say take the color of the eyes. अगर आप आईज का कलर देखते हैं, लेट्स से आपके पास दोनों जीन्स हैं ब्लू आईज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, सारे जीन्स जो आपके हैं वो ब्लू आईज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इन्वायरमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, देन यू वॉन्ट गेट द ब्लू आइज, तो आपके पास जो नीली आंखें हैं वो नहीं आ पाएंगी, जो नीला शेड ही आएगा हल्का सा, ठीक है, जो प्रॉपर नीली आंखें हैं वो नहीं डेवलप हो पाएंगी, बिकॉज द कलर ऑफ इवन द कलर ऑफ आईज, इवन द कलर ऑफ आइरिस, इट इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट, ये आपके पास इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। जो आपके पास इस चीज की इनहेरिटेबिलिटी है, इट इज अबाउट 90%, जीन्स के ऊपर इनहेरिटेबिलिटी रहती है, 10% इट इज ऑन द इन्वायरमेंट। ओके, ये इनहेरिटेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हम ट्विन स्टडी से करते हैं। मैंने इसीलिए अगला क्वेश्चन डाला था, लेकिन किसी को नहीं आता था कि इनहेरिटेबिलिटी क्या है। ओके, देन यू हैव द माइक्रोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइक्रोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, माइक्रोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस से क्या होता है, इफ़ यू हैव द अनएफेक्टेड फादर एंड यू हैव द अफेक्टेड मदर, द अफेक्टेड मदर ये बाकी बच्चों को इफेक्ट कर देगी, ठीक है, ये सारे बच्चों को इफेक्ट कर देगी, वेदर इट इज सन और डॉटर, ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ इफेक्ट इट विल बी वेरिएबल, वो वेरिएबल होगा। इफ यू हैव अफेक्टेड फादर एंड यू हैव अनअफेक्टेड मदर, देन एवरी प्रोजनी, कोई भी जो आपके पास बच्चा होगा वो सारे के सारे जो होंगे वो अनअफेक्टेड होंगे, ठीक है, यू हैव अनअफेक्टेड। ओके, सो ऐसी जो चीजें हैं वो डार्विन में नहीं दिखाई देती हैं। देन यू हैव द पेरेंटल और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, दैट समटाइम्स यू हैव जीन्स, कई बार आपके पास जो जीन्स हैं वो होते हैं, बट जीन्स जो अपना एक्सप्रेशन है वो शो नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, उसको कहते हैं इम्प्रिंटिंग, ठीक है। पूरा का पूरा टॉपिक है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के ऊपर, और डिसीजेज में ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप इतना सा पॉइंट भी लिख देते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देन यू हैव द प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी में क्या होता है
कि आपके पास एक जो जीन है इट हैज़ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स, उसके पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने एक्सप्रेस होंगे ये आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिकल सेल एनीमिया की जीन है। इफ यू हैव द जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इट नॉट ओनली कैन कॉज द सिकल सेल एनीमिया, सिर्फ ये सिकल सेल एनीमिया कॉज नहीं करेगी, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस ऑल्सो, इट कैन कॉज लीवर फेल्यूर ऑल्सो, इट कैन कॉज द हार्ट डिसीजेज ऑल्सो, कार्डियक अरेस्ट भी करा सकती है ये। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन, that how the sickle cell anemia it is expressing itself, how severely it is expressing itself. Okay, then you have the codominance. आपके पास codominance है, for example ABO blood group. Okay, if you have the gene of A blood group also, gene of B blood group also, you will have AB blood group. There will be nothing like recessive, there will be nothing like dominant. Okay, so you have the codominance. तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एसेंशियल थी। एटलीस्ट अगर आप चीज़ों को बता नहीं सकते, अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली लिख नहीं सकते, आपके पास समय नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है, राइट दी हेडिंग्स, कम से कम जो हेडिंग्स हैं वो लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, ठीक है। कोडोमिनेंस लिखा होना ज़रूरी है। सारे के सारी जो चीज़ें हैं, सारे का सारा जो डायमेंशन है उसको मत खा जाइए, ठीक है। ये जो रोलर नॉन रोलर ये जो पूरा क्रॉस है ये किसी ने नहीं दिखाया था, ये तो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, मेन मुद्दा ये है क्वेश्चन का। देन यू हैव द ट्विन मेथड्स, ठीक है। ट्विन मेथड्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था, ठीक है, या फिर ट्विन मेथड्स को डिस्क्राइब करना था, डिस्कस करना था। ट्विन मेथड्स का मतलब क्या है? दो पार्ट्स होते हैं ट्विन मेथड्स के। सो इस क्वेश्चन के भी, इस आंसर के भी आपके पास दो मेन पार्ट्स थे, दो मेन मुद्दे थे। जो पहला मुद्दा था वो था कि ट्विन्स को डायग्नोज कैसे किया जाए, वेदर दे आर फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल, वेदर दे आर मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। तो जो पहला मुद्दा है, ये जो आपके पास मुद्दा है, ये डायग्नोसिस का मुद्दा है कि जो आपके पास ट्विन्स हैं उनको डायग्नोज कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि वो आपके पास मोनोजाइगोटिक है या फिर डायजाइगोटिक है। पहले तो ट्विन्स का डायग्नोसिस। दूसरा मुद्दा है कि अब आपके पास डायग्नोसिस तो हो गए, आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा मोनोजाइगोटिक है, कौन सा डायजाइगोटिक है। दूसरा मुद्दा है इनहेरिटेबिलिटी चेक करना, इनहेरिटेबिलिटी चेक करना कि कौन से जो ट्रेड्स हैं वो जीन्स के ऊपर निर्भर करते हैं और कितना निर्भर करते हैं। क्योंकि हम ये तो जान चुके हैं कि जीन्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स में जो जीन्स के ऊपर सारे के सारे कैरेक्टर्स नहीं डिपेंड कर सकते। देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। कुछ जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, प्री नेटल इन्वायरमेंट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। सो जो दूसरा पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ द हेरिटेबिलिटी, वो हेरिटेबिलिटी का पार्ट है। पहला पार्ट लिखा है सबने, ठीक है, पहला पार्ट सारे लोग लिख पाए हैं। जो दूसरा पार्ट है हेरिटेबिलिटी का, वो प्रॉपरली किसी ने भी नहीं लिखा है। ओके, इन द फर्स्ट पार्ट जो आपके पास डायग्नोसिस है वो किस तरह से किया जाता है? थ्रू द प्लासेंटल मेथड, ठीक है। प्लासेंटल मेथड सबने प्रॉपरली लिखा है कि दो आपके पास लेयर्स होती हैं, ठीक है। प्लेसेंटा अलग अलग हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, किस तरह से है, ये सारी चीज़ें ये प्रॉपरली सबने लिखा है। देन यू हैव द सिमिलैरिटी मेथड, ठीक है।
आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ जेनेटिक मार्कर्स एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप की सिमिलैरिटी हो सकती है, आपके पास जो आपके पास फिजियोलॉजिकल फीचर्स है उनकी सिमिलैरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बॉडी टाइप्स की सिमिलैरिटी। देन उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक मेथड टिल नाउ वी हैव डेवलप्ड। ठीक है, जो मोनोजाइगोटिक होंगे वो काफ़ी करीब रहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो डाइजाइगोटिक होंगे वो बहुत अलग अलग रहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डर्मोग्राफिक्स में आपके पास ऐसे ही होता है। डर्मोग्राफिक्स का मतलब स्किन, आपके पास जो ये डर्मल पैटर्न्स हैं ये आपके पास मोनोजाइगोटिक के काफ़ी करीब होते हैं एक दूसरे के। वेरिएबिलिटी खैर इनमें भी होती है। ठीक है, डाइजाइगोटिक में ज़्यादा वेरिएबिलिटी दिखाई देती है। जेनेटिक मार्कर्स, जेनेटिक मार्कर देखिए, एक जेनेटिक मार्कर से आप चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एबीओ ब्लड ग्रुप ले रहे हो, एबीओ ब्लड ग्रुप ले रहे हो, ठीक है, आपको एमएनएस ब्लड ग्रुप भी लेना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जेनेटिक मार्कर्स जो हैं वो आप इकट्ठा करते हो, कम से कम 6 जेनेटिक मार्कर्स इकट्ठा करते हो। देन आप देखते हो कि जो जेनेटिक मार्कर्स हैं वो कितने सेम हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास जेनेटिक मार्कर्स वो सेम आते रहते हैं उतनी ज़्यादा आपके पास प्रोबेबिलिटी बनती है दैट दे आर द मोनोजाइगोटिक। ठीक है, तो एमएनएस लिखना है उसमें, अकेला एपीओ लिख के काम नहीं चलेगा। देन यू हैव द स्किन ग्राफ्टिंग। ओके, तो इस तरह से ये जो मेथड्स हैं ये आपको लिखने हैं। ये करीब करीब सब ने ही बढ़िया से लिखे थे, सब ने प्रॉपरली लिखे थे, इतना प्रॉपरली लिखे थे कि दूसरी की स्पेस ही नहीं बची। ठीक है, जो मेन चीज़ है इट इज़ ओन दी हेरिटेबिलिटी एनालिसिस, कि उनके साथ आप हेरिटेबिलिटी एनालिसिस क्या करोगे। अरे भाई, ट्विन्स को अलग अलग करके क्या करोगे। जो मुद्दा है वो तो ये है मेंडलियन जेनेटिक्स के मेथड्स का, या फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स के मेथड्स का मुद्दा तो ये होता है कि इनहेरिटेबिलिटी कितना जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है, इस चीज़ को डायग्नोज करना। इनहेरिटेबिलिटी कितना इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इस चीज़ को डायग्नोज करना। ठीक है, तो दूसरा जो पार्ट है वो मेन मुद्दा बनता है इस आंसर का। सो हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट्स 2 तरह के किए जाते हैं। एक तो है डिस्क्रीट ट्रेट्स का किया जाता है, एक है आपके पास कंटिन्यूस ट्रेट्स का किया जाता है। व्हाट आर द डिस्क्रीट ट्रेट्स? डिस्क्रीट ट्रेट्स का मतलब फॉर एग्जांपल ये देखिए, फॉर एग्जांपल सिटिंग अप। ठीक है, कोई बच्चा अगर 5 साल की उम्र में बैठना स्टार्ट होता है, कोई बच्चा आपके पास 4 साल की उम्र में बैठना स्टार्ट होता है। जब बच्चा बैठेगा तो पूरी तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आपके पास पीछे हल्का सा बैठना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बच्चा क्रॉल करने की बच्चे की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद 1 आध महीने में ही वो प्रॉपरली क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है। दीज आर द डिस्क्रीट ट्रेट्स, ये आपके पास डिस्क्रीट ट्रेट्स होते हैं। वॉकिंग, सिटिंग अप, डायबिटीज़ होना ना होना, कम डायबिटीज़ ज़्यादा डायबिटीज़ ऐसा नहीं, डायबिटीज़ होना ना होना, इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो इंसानों में, बहुत कम चीज़ें हैं जो इंसानों में डिस्क्रीटली पाई जाती हैं। डिस्क्रीटली मतलब यू कैन गिव द आंसर इन येस एंड नो। बच्चा उठना बैठना शुरू हो गया, नहीं। बच्चा बैठना शुरू हो गया, हाँ। बच्चा खड़ा होना शुरू हो गया, नहीं और हाँ। तो आप चीज़ों में हाँ ना, जो चीज़ें हैं आप इनको हाँ और ना में बता सकते हो। ठीक है, दीज आर नोन एज द डिस्क्रीट ट्रेट्स। एंड कॉन्कॉर्डेंस मीन्स कि दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है। ठीक है, आपके पास सिटिंग अप में जो ट्रेट्स हैं उसमें सिमिलैरिटी है 82%। 82% का कॉन्कॉर्डेंस आता है मोनोजाइगोटिक में, यानी कि 82% चांसेस हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं वो इकट्ठा उठना शुरू करेंगे, इकट्ठा बैठना शुरू करेंगे। ठीक है, डायजाइगोटिक में ये आता है आपके पास 70%, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या है,
ये आपके पास जो सिटिंग अप वाला फिनोमिना है, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं चीजों का, ठीक है, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सकें। फिर उसके बाद बिगिनिंग टू वॉक, बट वॉकिंग इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द जीन्स, इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स। यहां पे आपके पास 68% है, यहां पे आपके पास 31% है। देन द हेयर कलर, हेयर कलर इट इज सरप्राइजिंगली ऑल्सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट, ये भी आपके पास इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ब्लैक हेयर्स होंगे या फिर ब्लैक हेयर्स नहीं होंगे, इस तरह से डाटा यहां पे कलेक्ट किया जाता है। ब्लू आपके पास ब्लॉन्ड हेयर्स होंगे या फिर ब्लॉन्ड हेयर्स नहीं होंगे, चीज़ों को डिस्क्रीटली यहां पे देखा जाता है। आई कलर, आई कलर अनलाइक हेयर्स इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन दी जीन्स, ये आपके पास जीन्स के ऊपर हाईली डिपेंडेंट रहता है, 99.6% तक रहता है। ओके, मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स हैं 99.6% तक जो प्रोबेबिलिटी है वो वही रहती है कि सेम आई कलर होगा। डाइजाइगोटिक में आपके पास 28% की प्रोबेबिलिटी रहती है, 28% का कॉन्कॉर्डेंस रहता है। देन द केस ऑफ द डायबिटीज 65% एंड 18%, ठीक है। देन हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट कैसे करते हैं कि जीन्स के ऊपर कितना वो चीज़ें जो हैं वो निर्भर रहती हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं कि मोनोजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस का जो फिगर होता है उसको आप माइनस कर देते हो डाइजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस को, ओवर 100 माइनस डाइजाइगोटिक कॉन्कॉर्डेंस। तो फिर आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 25% जो है वो सिटिंग अप में रोल किसका है, जीन्स का रोल है, ठीक है। 53% में वॉकिंग अप में किसका रोल है, जीन्स का रोल है। इस तरह से अलग अलग बीमारियों का भी आप हेरिटेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। फॉर एग्जाम्पल you have a case study of S.K. Chakrabarti in the Gadi tribe of Chamba district in हिमाचल प्रदेश। उन्होंने भी ट्विन स्टडीज किए थे, ठीक है, ट्विन स्टडीज ऑन डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द गडी ट्राइब, ठीक है। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो ये जो स्टडी है, कितनी आपके जो चीज़ें हैं वो जीन्स के ऊपर निर्भर करती हैं, ये जो डेटा है इट इज़ अगेन यूज्ड इन दी जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। इसी डेटा को आगे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आप जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हो तो आप पूरी पॉपुलेशन की कर रहे होते हो, जब आप जेनेटिक काउंसलिंग कर रहे होते हो यू आर गोइंग टू द इंडिविजुअल्स, बिकॉज इट इज डन ऑन द होल पॉपुलेशन बेसिस। जो आपके पास जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है, सो जेनेटिक स्क्रीन्स दे आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। वो अलग बात है कि जेनेटिक स्क्रीन्स वगैरह वगैरह ये क्या चीजें होती हैं, ओके। तो इस तरह से करना था। ये तो है आपके पास डिस्क्रीट ट्रेट्स के लिए। Now you have the rearing studies. Rearing studies they are generally performed for the continuous traits. वो continuous traits के लिए perform की जाती हैं, ठीक है। And the heritability it is equal to the variation. Variation का मतलब क्या है? Now you are doing in the continuous traits. Variation in the height you can measure it. आप measure कर सकते हो variation, ठीक है। वेरिएशन इन द डाइजाइगोटिक माइनस वेरिएशन इन द मोनोजाइगोटिक ओवर वेरिएशन इन द डाइजाइगोटिक, और इसको आप लिख लेते हो अंडर रूट में, ठीक है। वेरिएशन इन द डाइजाइगोटिक इट इज रिटन लाइक दैट, वेरिएशन इन द मोनोजाइगोटिक ओवर वेरिएशन इन द डाइजाइगोटिक, ठीक है। इट इज इक्वल टू जो आपके पास हेरिटेबिलिटी है, ठीक है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज द वेरिएंस, ठीक है। फिर इस वेरिएंस को हम आगे चल के जो को ट्विन स्टडीज़ हैं, वी आर नाउ परफॉर्मिंग द ट्विन स्टडीज़,
ठीक है, हम ट्विन स्टडीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर इसी वेरिएंस को हम आगे जाके लिखते हैं को ट्विन स्टडीज़ में। ठीक है, इसी डेटा को हम आगे को ट्विन स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि को ट्विन स्टडीज़ में आप दोनों जो फ्रेटर्नल नॉन फ्रेटर्नल होते हैं दोनों को आप मिला लेते हो और मिला के फिर उसके बाद उसको स्टडी करना शुरू करते हो। ओके, तो इस तरह से आपने चीज़ों को लिखना था। ये वाला जो पार्ट है इट इज़ कंपैरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट पहले पार्ट से। ठीक है, ट्विन स्टडीज़ अब चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी कि पहले आपने ट्विन्स को डिफरेंशिएट करना है। इट नॉट ओनली ट्विन्स को डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा आपको, चीज़ें तो आपको डेटा तो चाहिए पॉपुलेशन पर या फिर इंडिविजुअल पर, ताकि आप उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी निकाल सको चीज़ों की। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड राइट एंड दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑल्सो। इसी तरह से चीज़ों को समझना भी है, चीज़ों को आपने लिखना भी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला जो आपके पास तीसरा प्रश्न था वो आपके पास था, एक ब्रीफ आपने नोट देना था या फिर आपने एक ब्रीफ एनालिसिस देना था जो डिफरेंट जो मेथड्स हैं जो आपके पास सिलेबस में दिए गए हैं, अलग अलग जो मेथड्स दिए गए हैं जेनेटिक स्टडीज़ के लिए। ओके, सो करीब करीब सबने बहुत अच्छे से लिखा था, सारे मेथड्स को प्रॉपरली लिखा था, पेडिग्री एनालिसिस को भी लिख दिया था, फैमिली स्टडीज़ में पेडिग्री एनालिसिस आता, सारी चीज़ें प्रॉपरली लिख दी थी। 3 सेक्शंस हैं जहाँ पे आपने जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली आप नहीं लिख पाए हो। सो द फर्स्ट इज़ द क्रोमोसोमल एनालिसिस या फिर क्रायोटाइपिंग। ठीक है, जब आप क्रोमोसोमल एनालिसिस लिखते हो, क्रोमोसोमल एनालिसिस का मतलब है कि आपने सैंपल लेके उसमें से क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है। क्रायोटाइपिंग का मतलब है कि अब आपने क्रोमोसोम को स्टडी कर लिया, नाउ यू हैव टू सेग्रीगेट द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, उनको आपने आइडोग्राम के साथ मिलाना है और इंडिविजुअल को बताना है कि ये चीज़ों में आपकी कमी है। ठीक है, दिस इज नोन एज द क्रायोटाइपिंग। If the chromosome analysis is the first step, the cryotype is the second step. ठीक है, फिर उसके बाद जो काउंसलिंग होती है वो आपके पास थर्ड स्टेप आ जाता है। सो क्रोमोसोमल एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जो सबसे क्लासिकल टेक्निक्स हैं, दे आर नोन एज दी ब्रेंडिंग टेक्निक्स और दी बेंडिंग टेक्निक्स। उसमें आप अलग अलग डाइज यूज करते हो, अलग अलग बेंडिंग टेक्निक्स यूज करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दी जी बेंडिंग टेक्निक, इसमें आप जिम्सा डाई है उसको यूज़ कर रहे होते हो। देन यू हैव द क्यू बैंड। ठीक है, क्यू बेंडिंग टेक्निक, इसमें आप जो आपके पास क्विन एक्राइन मस्टर्ड होता है आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। देन यू हैव द सी बेंडिंग टेक्निक, इट इज़ यूज्ड टू बैंड द सेंट्रोमियर। Then you have the R bending technique. R bending technique is used to reverse band what you have extracted in the Jimsa bending technique. ठीक है, then you have the fluorescent bending technique also. उसमें आप फ्लोरोसेंट डाइज का यूज़ करते हो। सो ये जो बेंडिंग टेक्निक्स हैं इनको लिखना ज़रूरी है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, देन यू हैव द इन सीटो हाइब्रिडाइजेशन। इन सीटो हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह का होता है, सिंपल एंड फिश, ये दोनों लिखने ज़रूरी हैं। ठीक है, इन चीज़ों को लिखना है आपने। ये तो है पहला पार्ट जहाँ पे आप लोगों ने मार खाई थी। दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में आपने ज़्यादातर अजीब सी चीज़ें लिख दी हैं, जो कि मुद्दे की बात है उसके ऊपर कोई भी नहीं आया है। ओके, बायोकेमिकल मेथड्स में क्या होता है कि अल्टीमेटली आपने जीन्स का ही एनालिसिस करना है। ठीक है, अल्टीमेटली आपने यही देखना है कि खराबी एक इंडिविजुअल में क्या है। तो आपके पास जो जीन्स हैं वो क्या करती हैं, इट मेक्स द एंजाइम्स और प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स बनाती हैं।
तो इन प्रोटीन्स को बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है. सो जनरली देर आर टू काइंड्स ऑफ द बायोकेमिकल मेथड्स. दो तरह के आपके पास बायोकेमिकल मेथड्स होते हैं. सो फर्स्ट इज द जेल फिल्ट्रेशन. जो पहला मेथड होता है वो आपके पास जेल फिल्ट्रेशन होता है. जेल फिल्ट्रेशन में आप क्या करते हो कि एक आप जेल लेते हो, ठीक है. जेल में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोरस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. इसमें से आप जो चीज़ें हैं उनको ट्रांसफ़र करते हो. तो जो आपके पास जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इनके जो पोर्स होते हैं उनमें फंस जाते हैं. जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं, ठीक है, पोर्स में से निकल के. तो इस तरह से जो आपका जेल फिल्ट्रेशन है वो काम करता है. द सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रोपोरोसिस. ये दो मेन मेथड्स हैं जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं. इलेक्ट्रोपोरोसिस में क्या होता है कि आप एक जेल लेते हो, ठीक है. उनको ये तो है वर्टिकली आप इस तरह से टेस्ट ट्यूब के टाइप ले लेते हो, ठीक है. यहाँ पे आप एक हॉरिजेंटली अर्गसर जेल का एक सोल्यूशन लेते हो. एक तरफ आप पॉजिटिव बना देते हो, एक तरफ आप नेगेटिव एंड बना देते हो, नेगेटिव, ठीक है. तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हो. जो कि नॉन पोलर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप जेल फिल्ट्रेशन यूज़ करते हो. ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी का सेक्शन है, एंथ्रोपोलॉजी का सेक्शन नहीं है. तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि जो एग्जामिनर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा या फिर जेल फिल्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है. रादर एक बेवकूफ़ी होगी कि इनको आप प्रॉपरली इनके नोट्स बना रहे हो, रट्टा मार रहे हो. देन द सेकेंड वन इज़ द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स. इसमें आपने कुछ नहीं लिखा था, ठीक है. पता नहीं ए बी ब्लड ग्रुप क्या कुछ लिखते जा रहे हो. मैंने ये नहीं पूछा है कि इम्यूनोलॉजी होती क्या है, मैंने इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स के बारे में पूछा है. उन चीज़ों को लिखिए, ठीक है. इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में आजकल ज़्यादातर 3 मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ एलिसा, ठीक है, जो कि इबोला क्राइसिस में भी यूज़ हुआ था. अब देखिए बायोकेमिकल मेथड्स में आपने जो प्रोटीन्स हैं, आपने जो इंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स या इंजाइम्स या मॉलिक्यूल्स, उनको आपने अलग अलग कर लिया. यू हैव सेपरेटेड देम. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई देम ऑल्सो. अब आपने उनको आइडेंटिफाई भी करना है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई देम, ठीक है. आपने लेट्स से आपने इबोला को डायग्नोज करना है, ठीक है. आपने उनका ब्लड सैंपल ले लिया, ओके. अब ब्लड सैंपल लेके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर लेट्स से इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा दिया, या फिर आपके पास जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक लगा दी. ब्लड को आपने ब्लड के जो प्रोटीन्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनको आपने अलग निकाल लिया. जो कि आपके पास एंटी बॉडीज़ हैं वो बन रही हैं, उनको आपने अलग निकाल लिया. अब आपने एंटीबॉडीज़ को डायग्नोज करना है. एंटीबॉडीज़ को देखना है कि वेदर इट इज़ ऑफ इबोला और नॉट. तो आप वो कैसे करोगे? फॉर दैट यू हैव द इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स. उनके लिए आपके पास इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स हैं, ठीक है. एलिसा इज़ वन ऑफ देम, ठीक है. अलग अलग वेल्स लिए जाते हैं. वेल्स में ऑलरेडी आपके पास जो सोल्यूशंस होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं. तो आपका जो सैंपल है उनको आप अलग अलग वेल्स में डालते हो, ठीक है. एलिसा का आई वॉन्ट गो इन टू द डिटेल्स, ठीक है. मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ. एलिसा क्या होता है, कब परफॉर्म किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर इन चीज़ों को डिस्कस करने बैठे वी विल गो टू द बायोलॉजी सेक्शन. मैं इन चीज़ों की जो लिंक है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि एलिसा को डिफ़ाइन कर रही हैं, बता रही हैं. तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा. आप वहाँ पे जाके अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप दे सकते हो. द सेकेंड वन इज़ द इम्यूनोफ्लोरोसेंस मेथड, okay, immunofluorescence method. The third one, it is your precipitation method, okay. So these are the 3 basic methods or the 3 most prominent immunological methods, ठीक है. एक और मेथड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक. इनको भी आप लिख सकते हो,
वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ओके, तो इनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा और आप वहाँ से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है, राइट इन द कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू address that query, answer that question. Thank you very much.